कोर्स रह गया आपकी वजह से। अस्सलाम वालेकुम, दुरूद शरीफ पढ़ना। अच्छा, मैंने ना शुरू में भी ये बातें बताने की कोशिश की थी, लेकिन शुरू में जज्बात और होते हैं तो उस तरह से ध्यान नहीं दिया होता। अब वक्त बदल रहा है, जज्बात बदल रहे हैं, हालात बदल रहे हैं, तो अब जो है ना वो बहुत मुश्किल काम भी होने लगा है, आपका मुजाहिदा बहुत बढ़ने लगा है। तो अब अगर आप ये एतराज बोलेंगे नहीं, सोचेंगे कि सर आप पहले ही ढंग से पढ़ा लेते, आप पहले ही टाइम पे शुरू कर लेते, तो मैंने तो ऐसे ही पढ़ाना था। हर टीचर का अपना स्टाइल है डिफरेंट। कुछ लोगों को शायद ज्यादा मुनासिब लगता है कि शुरू से ही एक डिफरेंट स्पीड रखी जाए। हो सकता है कुछ टीचर्स डिसीजन मेकिंग एक चीज पढ़ानी है वो शुरू में पढ़ा लेते होंगे। हर टीचर का अपना स्टाइल है, तो मैंने तो उसको ऐसे ही पढ़ाना था। मैं प्रोसेस कॉस्टिंग पे टाइम लगवा के कैलकुलेशन अच्छी तरह करवा के फिर आगे थोड़ा काम तेज करता हूँ। लेकिन तकरीबन 115 क्लासेस चाहिए तो चाहिए। अब अगर वो नहीं है कैलेंडर में तो हमें खींच के उनको एक्स्ट्रा करके ही निकालना है। तो उसमें जहां जहां जैसे मौका मिलेगा वो करना है। तो एक मौका अभी ईद पे मिल रहा है, तो अभी आप लोग गोश्त जरूर खाएं, लेकिन साथ साथ ना कॉस्ट के लेक्चर भी सुने। तो इतवार पीर मंगल, हाँ तो मैं नहीं कर रहा ना, इतवार पीर मंगल, इतवार पीर मंगल, 2 इतवार को, 2 पीर को, 2 मंगल को। हाँ तो कर दिया पूरा, हाँ पूरा कर दिया। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि महीना 31 की बजाय 36-37 का हो जाए? नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर कैलेंडर डेज में नहीं है अवेलेबल तो कहीं एक्स्ट्रा ही निकलने थे ना। अब जो भी क्लास एक्स्ट्रा निकलनी है तो वो किसी ना किसी बच्चे ने तो ऑनलाइन ही लेनी, उसके अलावा तो नहीं हो सकता ना। अगर आप ये कहें कि नहीं मैंने तो फिजिकल की फीस दी थी, मैंने तो फिजिकली बैठना है, तो फिर या तो अब इस सेशन में अगर छुट्टियां ज्यादा हैं तो फिर मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ा लूं, कंप्रोमाइज कहीं तो करना है, या फिर मैं चीजें कम पढ़ा लूं, डेप्थ कम बता दूं, या फिर हम क्लासेस बढ़ा लें। ये 2 ही बातें हो सकती हैं। तो मैं क्लासेस बढ़ाना प्रेफर करता हूं। मैं कम नहीं करता चीजें, मैं उतना ही बताता हूं, क्लासेस बढ़ा लेते हैं। अब वो क्लासेस बढ़ाने हैं तो दिन महीने में तो 40 दिन नहीं हो सकते, तब उसमें फिर निकालने पड़ेंगे, ऐसे ही निकालने पड़ेंगे। तो ये जो रिकॉर्डिंग वाले बच्चे सुन रहे हैं इनके लिए बस ये बात इतनी रेलिवेंट है कि आपके पास धड़ाधड़ लेक्चर ही आते जाएंगे बस। तो उसमें ये मैंने बहरहाल अभी फैसला करना है, क्योंकि FAR1 और FAR2 में भी डबल ही चलना है। तो जो लोग FAR1 भी पढ़ रहे हैं, FAR1 के भी 8 लेक्चर तो हो ही जाएंगे, 2 हफ्ता, 2 इतवार, 2 पीर, 2 मंगल। और जो कॉस्ट पढ़ रहे हैं 6 वो भी हो जाएंगे। और कुछ ऐसी शक्लें भी मुझे नजर आ रही हैं जो FAR2 में भी होते हैं, तो FAR2 में भी 6, 7, 8 वो भी आ जाएंगे। लेकिन करना है ना कि नहीं करना है? करना तो है। तो कॉस्ट में मैंने भी ये फैसला करना है कि कंटिन्यूटी में चलाऊंगा या ये चैप्टर खत्म करने के बाद कोई और चीज पढ़ा दूंगा जो आप अगर हफ्ता 10 दिन लेट भी ले लेंगे तो कोई मसला नहीं है। ये मैंने फैसला करना है अभी। कंटिन्यूटी में चलाऊंगा तो वो फिर कंटिन्यूटी ही होगी, और फिर वो आप ईद के बाद जब मंडे को आएंगे तो वो उसी से अगला लेक्चर आगे चल रहा हूँ। तो ये मैंने भी कॉस्ट में करना है फैसला। वो मैं फिर हफ्ते कोई फैसला कर पाऊंगा आपकी यहाँ की प्रोग्रेस देख के। लेकिन एंड रिजल्ट ये है कि क्लासेस होनी है। अब किधर जा रहे हो भाई? हैं? अच्छा बात सुनो, इसको पॉज करो जी। क्यों? मेरी वही आवाज होती है, मैं वैसे ही। बेटे वो तो फिर आप लोगों ने करना है ना। कल सवाल लिखवाया था और उसको करते हैं सॉल्व। अच्छा, मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन का कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस ये है कि प्रोडक्ट की यानी फिनिश्ड गुड की पर यूनिट कॉस्ट निकालते हुए मार्जिनल वाले कहते हैं कि फिक्स्ड एफओएच रहने दें, वो पीरियड कॉस्ट है, और एब्जॉर्प्शन वाले कहते हैं कि फिक्स्ड एफओएच भी प्रोडक्ट की कॉस्ट में आना चाहिए। सिर्फ दोनों में ये फर्क है। इस चैप्टर में हम इन दोनों से बनाई जाने वाली इनकम स्टेटमेंट ही पढ़ेंगे, और उसका मैंने कल फॉर्मेट दिखाया था। और फॉर्मेट पे बहस नहीं है, यानी अगर आप ये बहस करें कि हम कंट्रीब्यूशन क्यों निकाल रहे हैं, पर निकाल रहे हैं भाई, ऐसे ही मैनेजमेंट ने ऐसे ही इसका फॉर्मेट बनाना होता है। हम सिर्फ ये देख रहे होंगे कि इनको कैलकुलेट कैसे करना है सवाल में, बस इतनी बात हो रही है। तो इनकम स्टेटमेंट बनानी है, और इसके लिए 3 मशहूर कैलकुलेशंस हैं। नॉर्मली हर सवाल में वो हो रही होंगी, बाकी फिर हस्बे जायका हस्बे तौफीक और वर्किंग करनी पड़ी तो कर लेंगे। तो 2 पेज छोड़ दें, 2-2.5 पेज इनकम स्टेटमेंट और रिकंसिलिएशन के लिए। अच्छा, पता नहीं मैंने कल कहा था कि नहीं कहा था, मिड टर्म की मार्किंग क्योंकि आप जैसे टीएज नहीं की होती है, तो उनकी मार्किंग में 2 लिमिटेशंस होंगी। एक लिमिटेशन ये होगी कि अगर किसी बच्चे ने एक डिफरेंट तरह से वर्किंग की है तो टीए शायद उसको ना समझ पाया हो, लेकिन आई कैप में
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मार्क कर रहे होंगे, तो वो सारी अल्टरनेटिव वर्किंग्स डिस्कस होकर मार्क होती हैं। दूसरी प्रॉब्लम आपको ये हो सकती है कि मैंने सिर्फ एक फिगर ही गलत लिखी थी तो मेरा सवाल ही सारा कर दिया। आई कैप में ऐसे नहीं होता। मिसाल के तौर पे अगर आपसे क्वांटिटी स्केड्यूल ही गलत बन गया, यानी आपने नॉर्मल लॉस गलत निकाल दिया, उसकी वजह से नॉर्मल लॉस गलत, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन गलत, कॉस्ट पर यूनिट गलत, स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन गलत, तो सारा कुछ ही गलत। तो ये सारा कुछ नहीं होगा गलत, आपके असल में सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल लॉस निकालने वाली कैलकुलेशन के नंबर कटेंगे बस, जिसके शायद 1 नंबर है, 2 नंबर है। बाकी उसी गलत फिगर से जो आपने किया है, अगर वो सही किया है तो बाकी 13 नंबर मिलेंगे। टीए इसको नहीं कवर कर पाया होगा, तो टीए की मार्किंग में ना ये एक लिमिटेशन जरूर है 2, तो इसकी वजह से आप दिल बर्दाश्त ना हो, पेपर वापस ले लें, सोल्यूशन चेक करें, मार्किंग में इशू है बिल्कुल बात करें, तमीज से बात करें, लड़ाई झगड़ा ना करें, जाके आप टीए से जरूर एडजस्टमेंट कराएं और एडजस्टमेंट करा लें। फिर भी ये 2 लिमिटेशन हैं, तो उस पर फिर आप बस ये तसल्ली रखें कि आई कैप में ना एक गलती बार बार पेनलाइज नहीं होती, सिर्फ उस कैलकुलेशन के नंबर कटते हैं, बाकी आगे सब कुछ ठीक किया है तो उसके नंबर मिलते हैं। और किसी बच्चे का कोई सवाल इस मार्किंग के हिसाब से, क्योंकि ये सवाल अक्सर बच्चे पूछते हैं कि ये गलती हुई थी और आगे सारा कुछ नंबर कट गए, तो ऐसा नहीं होता असल में। और किसी की कोई कंफ्यूजन? हाँ, एक और बात पहले भी मैंने बताई है लेकिन बार बार बताता रहूंगा, सवाल के ना सोल्यूशन में रफ वर्किंग नहीं होती है, जो कुछ हम कर रहे होते हैं सब सोल्यूशन का हिस्सा है। अब आप सवाल ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं कि कैलकुलेशन को बिल्कुल फ्लो में चले जैसे चला रहे थे, और जैसे जैसे सवाल में कैलकुलेशन होती जा रही है वही आपका सोल्यूशन है। और यह भी हो सकता है कि जो रिक्वायर्ड है वहां से शुरू करें और बाकी फिर उसकी जगह छोड़ के बाकी वर्किंग्स करें। जैसे इस सवाल में क्या रिक्वायर्ड है? इनकम स्टेटमेंट। तो एक तमीज वाली प्रेजेंटेशन यह है कि आपके सोल्यूशन का शुरू ही इनकम स्टेटमेंट से हो और बाकी कैलकुलेशंस वर्किंग के नाम से आए। और यह भी हो सकता है कि आप कैलकुलेशन से शुरू करें, 1-2 पेजेस जितने भी लगते हैं, उसके बाद हेडिंग दे दें इनकम स्टेटमेंट, उसके बाद सोल्यूशन हो जाए। तो आप लोग जो भी सवाल में कैलकुलेशन कर रहे हैं वो सारा का सारा ऑफिशियल सोल्यूशन का पार्ट है। तो अभी ऐसा करते हैं कि 2-2.5 पेज इनकम स्टेटमेंट के छोड़ लें और फिर वर्किंग्स के नाम से आ जाए। 3 मशहूर वर्किंग्स हैं जो होनी है, बाकी उसके अलावा सवाल के हिसाब से डिपेंड करता है। एक वर्किंग होगी क्वांटिटी स्केड्यूल। अच्छा, अब ये क्वांटिटी स्केड्यूल कहां से आ गया? जब प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ा था ना, तो वहां पर भी क्वांटिटी स्केड्यूल बनता था। क्वांटिटी स्केड्यूल का तो मकसद है यूनिट का हिसाब किताब करना। वहां पर क्वांटिटी स्केड्यूल आप मशीन के अंदर बैठ के सोच रहे थे, क्वांटिटी स्केड्यूल बनाते हुए आप मशीन के अंदर थे और मशीन के हिसाब से बन रहा था। यानी मशीन में ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस कितना था, मजीद कितना मशीन में इन हुआ, कितना मशीन से लॉस हो गया, कितना क्लोजिंग रह गया, कितना आउट हो गया, वो मशीन को सामने रखते हुए क्वांटिटी स्केड्यूल था। अब हम लोग इस चैप्टर में मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन का फर्क क्या है, इसमें प्रोडक्ट कॉस्ट, प्रोडक्ट मतलब फिनिश गुड्स, तो हम इस चैप्टर में फिनिश गुड्स की बात कर रहे हैं। जब तक मैं प्रोसेस कॉस्टिंग मिक्स नहीं करता ना, तब तक प्रोसेस कॉस्टिंग साइड पे हम फिनिश गुड्स की बात कर रहे हैं। तो फिनिश गुड्स का क्वांटिटी स्केड्यूल बन रहा होगा और फिनिश गुड्स का क्वांटिटी स्केड्यूल बनाना है आपने फिनिश गुड्स के स्टोर में बैठ के। अब फिनिश गुड्स के स्टोर में बैठे हैं, 3 साल का सवाल है, तो फिनिश गुड्स के स्टोर में क्या क्या यूनिट्स की आनियां जानी है? सबसे पहले ओपनिंग फिनिश गुड्स, और स्टोर में क्या क्या होगा? फिनिश गुड स्टोर, फिनिश मैन्युफैक्चर होके फिनिश गुड स्टोर में पहुंचेंगी, और अगर जाया वाया नहीं हो रही कुछ तो क्लोजिंग फिनिश गुड्स, तो बाकी सेल हो गई। अगर कुर्सियां इधर कर लो तो गुजारा चल जाएगा, वरना फिर एसी बंद होगा तो फिर वो ये चेयर्स इधर निकाल लो ना, चेयर्स इधर कर लो। क्या बंद कर दिया? बंद कर दिया, तो ठीक है चल जाएगा गुजारा, वो बंद हो जाएगा तो ज्यादा मसला। फिनिश गुड्स का क्वांटिटी स्केड्यूल, यानी फिनिश गुड्स स्टोर के हिसाब से सोचें। तो पहले कितना था, देखें जो हम प्रोसेस कॉस्टिंग में बनाते थे ना, उसमें भी रीजन यही था कि पहले कितना मौजूद था, कितना और आया, कितना गया। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं फिनिश गुड्स के स्टोर की, कि फिनिश गुड्स के स्टोर में कितने थे महीने के शुरू में, कितने और इन हुए, कितने बच गए, कितने बिक गए। अब इनमें से सवाल में क्या क्या पता है? प्रोडक्शन पता है कितनी, 5000, ईयर 2 4200, इधर 5500, और क्या पता है? सेल पता है 5000, 3600, 50, और इसमें से एक और चीज पता है, ये पता है कि 0 है। क्यों? क्योंकि पहले 3 साल है ना, तो पहले साल का तो ओपनिंग नहीं होगा ना, बस बाकी अब पहले साल में क्या पता चल जाएगा? क्लोजिंग कुछ भी नहीं है, क्योंकि जितना बना बिक गया। तो अगर ये कुछ भी नहीं है तो फिर ये भी कुछ नहीं। 42 बने, 36 बिके, 600 क्लोजिंग आ गया। ये क्लोजिंग है तो इधर ये ओपनिंग है, इतना ओपनिंग है, इतना और बना, इतना बिक गया, तो 400 क्लोजिंग है।
हो सकता है सवाल में ओपनिंग क्लोजिंग बताया होता, प्रोडक्शन बताई होती, सेल निकालनी पड़ती। हो सकता है सेल पता होती, ओपनिंग क्लोजिंग पता होता, प्रोडक्शन निकालनी पड़ती। तो क्वांटिटी स्केड्यूल बनाने का मकसद ये है कि हमें सारी क्वांटिटीज पता चल जाए। इस सवाल में ओपनिंग क्लोजिंग मिसिंग था, किसी सवाल में हो सकता है प्रोडक्शन मिसिंग हो, किसी सवाल में हो सकता है सेल मिसिंग हो। तो एक तो मशहूर वर्किंग क्वांटिटी स्केड्यूल हुआ करेगी और एक मशहूर वर्किंग प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट। फिनिश गुड्स की पर यूनिट कॉस्ट। चूंकि मार्जिनल से भी करना है सवाल और एब्जॉर्प्शन से भी करना है, तो हमें दोनों की पर यूनिट कॉस्ट चाहिए। मार्जिनल की देखते हैं पहले। मार्जिनल के लिए पर यूनिट कॉस्ट में क्या क्या आएगा? डायरेक्ट मटेरियल कितना? 8, 9, 10। डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल एफओएच 4, 5, 6। मार्जिनल का सवाल है तो बस यही है पर यूनिट कॉस्ट। कितनी? 19। अच्छा, मार्जिनल का सवाल करते हुए ये प्रोडक्ट कॉस्ट है। आप चाहें तो एब्जॉर्प्शन के लिए दोबारा से ये 3 लाइनें लिखें और फिक्स्ड भी लिखें, यानी अलग वर्किंग कर लें। और ये भी कर सकते हैं कि ये 3 तो लिखी ली हैं, फिक्स्ड भी साथ ऐड कर दें, 3, 5। और अब जो आंसर बनेगा ये एब्जॉर्प्शन के लिए होगा 30। तो इससे जगह बच गई। अगर नहीं तो आप ये वर्किंग अलग कर लें और 4 लाइनों की वर्किंग अलग कर लें। तो जब मार्जिनल का सवाल सॉल्व कर रहे होंगे तो ये पर यूनिट कॉस्ट है, एब्जॉर्प्शन का सवाल सॉल्व कर रहे होंगे तो ये पर यूनिट कॉस्ट है। अच्छा, एक लाइन लिखने सवाल में वो कल मिस हो गई थी। सवाल में एक लाइन लिख लें, FIFO मेथड। FIFO मेथड इज यूज्ड फॉर इन्वेंटरी वैल्यूएशन। FIFO मेथड इज यूज्ड फॉर इन्वेंटरी वैल्यूएशन। अच्छा, तीसरी एक और वर्किंग होती है, लेकिन वो मैं थोड़ी देर बात करता हूं। तो एक वर्किंग होती है क्वांटिटी स्केड्यूल की, फिनिश गुड्स के यूनिट सारे तसल्ली से देख लें कहीं कुछ मिसिंग ना हो। और एक वर्किंग होती है प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट की। एक और होती है लेकिन वो थोड़ी देर बात करता हूं। इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं मार्जिनल की। मार्जिनल की इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं जी जी जी। आप ये सोल्यूशन स्टार्ट ढाई पे छोड़े थे, वहां इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं मार्जिनल से। मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन की इनकम स्टेटमेंट मांगी थी और रिकंसिलिएशन मांगी थी, तो इनकम स्टेटमेंट बना रहा हूं। यही जो ढाई पे छोड़े थे ना, तो वहीं से आ गया शुरू से। सेल्स प्राइस दी हुई है और यूनिट सोल्ड दिए हमें। अच्छा, जहां होती है ना ज्यादा चीजें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, वो हम अलग से कैलकुलेशन दिखाते हैं। लेकिन अगर कोई चीज आसान हो और ब्रैकेट में बताई जा सकती हो तो वो ब्रैकेट में बता देते हैं। जैसे सेल्स की फिगर कैसे कैलकुलेट करें? यूनिट सोल्ड दिए हमें और प्राइस दी हुई है। अब ये इन तीनों ईयर्स में कैलकुलेट करनी है, तो हम बजाय इसके कि हर फिगर अलग अलग कैलकुलेट करना ब्रैकेट में दिखाएं, हम पेपर मार्कर को बता देते हैं कि सेल प्राइस दी हुई है उसने इनटू यूनिट सोल्ड, ये भी उसने दिए हमें। बस फार्मूला बता दिया कि हम ये करने लगे, और ये करने के लिए हम सिर्फ आंसर यहां लिख देंगे। ईयर 1 में कितनी सेल्स? 165। ईयर 1 की सेल प्राइस और ईयर 1 के यूनिट सोल्ड। ईयर 2 3 199 900।
मार्जिनल सेल्स के बाद वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स। और इसमें आ जाएंगी ओपनिंग फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और क्लोजिंग फिनिश गुड्स। अच्छा, इन सब के भी हमें यूनिट्स पता है और पर यूनिट कॉस्ट पता है, तो अमाउंट तक कैसे पहुंचे? मल्टीप्लाई करके। अब ना इतनी सारी फिगर्स हैं, हम एग्जामिनर को सिर्फ इतना कह देते हैं कि यूनिट्स देख लो जाके वर्किंग 1 में और कॉस्ट पर यूनिट जाके देख लो वर्किंग 2 में। बस अब हम रेलिवेंट फिगर लेके यहां मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ईयर 1 ओपनिंग तो है नहीं, क्लोजिंग भी नहीं है। ईयर 1 में कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। अच्छा, मैं मार्जिनल से सवाल कर रहा हूं पहले। ईयर 1 में कितने बनाए? 5000, और मार्जिनल का सवाल हो रहा है 19 वाला, तो 5000 इंटू 19 95,000। ईयर 2 में 4200 बनाए, 22 वाला, 4200 इंटू 22 92400। ईयर 3 में 5500 बनाए, 25 वाला 137500। मार्जिनल है ना, तो हमने ये वाली फिगर देनी है। ईयर 1 में क्लोजिंग कोई नहीं था, तो ईयर 2 का ओपनिंग कोई नहीं है। ईयर 2 का क्लोजिंग स्टॉक है 600, इन्हीं में से है ना, तो ये 600 भी 22 वाला है। 22 इंटू 600 13200। ये क्लोजिंग है, इधर बन गया ये ओपनिंग। अच्छा, जो इधर उधर भी बैठे हुए हैं वो जरूर ये बात सुन लें। अब ये वाला 400 फाइफो मेथड है, तो ये इसमें से है कि इसमें से? फाइफो मेथड है, इनमें से, यानी ये 400 भी 25 वाला है। फाइफो मेथड है ना, तो ये 400 क्लोजिंग स्टॉक है, तो ये इनमें से है कि इनमें से? इनमें से। फाइफो मेथड नए में से बचे हुए होते हैं, तो ये इन 5500 में से हैं जो कि 25 रुपए के बने, तो इसलिए ये 400 यूनिट्स भी 25 वाले। 10,000। ये हो क्या रहा है? इन्वेंट्री वैल्यूएशन, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो क्लोजिंग स्टॉक है फाइफो मेथड, ये इनमें से बचे हुए हैं, नए वालों में से, जो ईयर 3 में बने उनमें से ये बचे हुए हैं, तो वो ये 25 वाले हैं, इसलिए 400 इंटू 25। अच्छा, वैसे तो पुराना चैप्टर है, भूल भाल गए होंगे, फिर भी चलें एक वैरायटी। अगर ये वेटेड एवरेज मेथड होता तो वो 10,000 की जगह क्या होता? 13,200 प्लस 1,37,500 डिवाइडेड बाय 600 प्लस 5500। फिर 400 इंटू ये करते, ये यहां आता है, वेटेड एवरेज होता तो उसका वेटेड एवरेज रेट निकलता, वो क्लोजिंग स्टॉक का निकलता, तो 5 होता, इसलिए वो इंटू 25। कॉस्ट ऑफ सेल्स बन गई 95 79200 140,700, और सेल में से वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करें तो आंसर कहलाएगा ग्रॉस कंट्रीब्यूशन। फोर 3 58800। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट है तो बस ऐसे ही है, ये फॉर्मेट ही याद करें। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि कैलकुलेशंस कैसे होनी है, बाकी तो फॉर्मेट फॉलो हो रहा है। ग्रॉस कंट्रीब्यूशन के बाद वेरिएबल सेलिंग खर्चे हैं कोई? हाँ जी, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट है, वो है 2.5 रुपए पर यूनिट। टोटल तक कैसे पहुंचे? किन से मल्टीप्लाई करना है? वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट यूनिट सोल्ड के साथ। तो हम एग्जामिनर को बता देंगे कि हम 2.5 रुपए को मल्टीप्लाई करने लगे हैं यूनिट सोल्ड से। 12,500, 2.5 रुपए इंटू 5,000, 2.5 रुपए इंटू 3,600, 2.5 रुपए इंटू 5,700, 9,14250। ये बन जाएगा नेट कंट्रीब्यूशन।
57,500 34200 44,550 और नेट प्रॉफिट तक पहुंचना है तो फिक्स्ड खर्चे माइनस। अब वो फिक्स खर्चे फैक्ट्री के भी हो सकते हैं और एडमिन सेलिंग भी हो सकते हैं। फैक्ट्री के कितने हैं? जी 14,000 17,700 21,200। अच्छा, पिछले चैप्टर्स में ना, खासतौर पे ओवरहेड वाले चैप्टर में, हम लोग जब OAR पढ़ रहे थे तो उसमें ओ क्या था? ओवरहेड्स। क्या तब हमने वेरिएबल और फिक्स्ड अलग किए थे? तो वो टोटल ओवरहेड्स थे। लेकिन इस चैप्टर में, चूंकि ये चैप्टर है ही सिर्फ एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल के कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस पे, इसलिए यहां डिस्कस ही सिर्फ फिक्स्ड OAR हो रहा है, वेरिएबल OAR है ही नहीं इधर। मेरी मुराद इससे ये है कि पहले अगर हम लोग टोटल बजटेड ओवरहेड्स 7 लाख, एम ही लिखा मैंने 7 लाख, डिवाइडेड बाय बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स, ये पढ़ के आए थे, तो इन ओवरहेड में फिक्स थे कि वेरिएबल थे? दोनों थे। लेकिन इस चैप्टर के लिए हम इनमें से सिर्फ फिक्स्ड वाले ले रहे हैं। हो सकता है वो 3,30,000 थे, वेरिएबल भी हैं, होते होंगे, लेकिन इस चैप्टर में हम सिर्फ ये एरिया डिस्कस कर रहे हैं। ओवरहेड्स वाले चैप्टर में हम लोग ये स्टडी कर रहे थे, इस चैप्टर में हमने सिर्फ ये बात करनी है, सिर्फ फिक्स्ड OAR, जो कि बनेगा, हाँ, इसके बाद जब मैं वेरियंस पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें हम 33 रुपए को अलग यूज कर रहे होंगे, 37 को अलग यूज कर रहे होंगे। ये वेरियंस वाले में करेंगे। पिछले चैप्टर्स में हम 70 को यूज करते थे, इस चैप्टर में हम सिर्फ 33 की बात कर रहे हैं, और आगे वेरियंस वाला चैप्टर आएगा, उसमें हम इसको और इसको अलग अलग डील कर रहे होंगे। तो इस चैप्टर में जो पहले हमने OAR पढ़ा था वो पूरा होता था, अब हमने सिर्फ फिक्स्ड वाला पोर्शन OAR डिस्कस करना है। ये क्या है? 8 9 10 7 8 9, ये साल गुजर चुका, ये एक्चुअली ही एक यूनिट के लिए इतने रुपए का मटेरियल लगा, एक्चुअली इतने रुपए का लेबर एक यूनिट के लिए लगा, एक्चुअली इतनी वेरिएबल एफओज एक यूनिट के लिए लगी। यानी ये तीनों लाइनें इस साल की एक्चुअल कॉस्ट हैं, जबकि ये क्या है? फिक्स्ड OAR। ये कल की थी ना बात यार, सो रहे जाग रहे हैं, कल मैंने लिखी थी ये बात दायरा लगा के, देखें लिखा है कि नहीं लिखा आपने। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बताते हुए मैंने कहा था कि प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट में जो फिक्स्ड एफओएच वाली लाइन आ रही है वो फिक्स्ड OAR पर यूनिट है, जो कि इस सवाल में मैंने 3 4 5 आपको लिखवाया था। साल एंड हो गया हुआ है, इवन देन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाले कहते हैं कि पर यूनिट कॉस्ट के अंदर क्या शामिल होना चाहिए? फिक्स्ड एफओएच, और वो भी कौन सा? फिक्स्ड OAR। जबकि ये तीनों क्या है जो एक्चुअली इस साल में पर यूनिट मटेरियल लेबर वेरिएबल खर्चे लगे, लेकिन फिक्स्ड वाला लाइन आइटम यहां पर फिक्स्ड OAR है। फिक्स्ड OAR कुछ समझ आ रही? हाँ, तो सबको आ रही है। मार्जिनल कॉस्टिंग है, इनकम स्टेटमेंट का ये फॉर्मेट है तो ऐसे ही है, करना है कॉस्ट ऑफ सेल वेरिएबल वाला लेस, ग्रॉस कंट्रीब्यूशन निकलना है, फिर सेलिंग खर्चे माइनस करना है, वो भी सिर्फ वेरिएबल वाले, फिर नेट कंट्रीब्यूशन आएगा, फिर बाकी माइनस फिक्स खर्चे होंगे तो नेट प्रॉफिट बनेगा। फिक्स खर्चे फैक्ट्री के भी हैं, एडमिन सेलिंग भी हैं। फैक्ट्री के कितने हैं ये एक्चुअल सवाल में बताए थे, एडमिन सेलिंग के कितने हैं? 6,000 7,000 और 8,000। अब आएगा आंसर नेट प्रॉफिट 3। यार आप लोग ना एक्स्ट्रा क्लासेस से परेशान हो गए हैं और मुझे आपकी शक्लों में परेशानी नजर आ रही है। 95 या फिर आपको इतनी मोहब्बत होगी प्रोसेस कॉस्टिंग से 35 कि बाकी समझ नहीं आ रही हो क्या रहा है।
मार्जिनल की इनकम स्टेटमेंट नोट करिए, मैं फिर एब्जॉर्प्शन करनी है सॉल्व। कर लें जल्दी जल्दी कर लें। जी बिल्कुल, कंपनी की मर्जी है, इंटरनल मैनेजमेंट के लिए जो मर्जी करे। सवाल वाला आपको ये भी कह सकता है कि मार्जिनल बनाया हुआ है, आप एब्जॉर्प्शन बना के दिखाएं। सवाल वाले ने तो आपको दोनों चीजें टेस्ट करनी है। हो सकता है सवाल वाला कहे कि ये डाटा है, मार्जिनल की इनकम स्टेटमेंट भी बना दे, एब्जॉर्प्शन की भी बना दे। हो सकता है सवाल वाला कहे कि ये लोग मार्जिनल बनाया करते थे, ये लो उसकी इनकम स्टेटमेंट। अब देखो, ढूंढो, चीजें पूरी करो और एब्जॉर्प्शन बना के दिखाओ। नहीं, बेटर करने मसला नहीं है। किसके लिए? हाँ, तो इंटरनल जो उनकी मर्जी। हाँ, आप ये कह रहे हैं कि जो आप पूछना चाह रहे हैं कि मार्जिनल के फायदे ज्यादा है कि एब्जॉर्प्शन के, तो हाँ, ये थ्योरेटिकल चीज है, इनके एडवांटेज डिसएडवांटेज वो आपने याद करना है। इस चैप्टर में थ्योरेटिकल चीजें हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं, अजम्पशंस हैं, वो करनी है याद आपने। ध्यान एक बात करना, एब्जॉर्प्शन की इनकम स्टेटमेंट। सेल्स, हाँ जी, सेल्स तो यही होंगी ना, 165,000, 122,400, 199,500 लेस पूरी कॉस्ट ऑफ सेल्स, ओपनिंग फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, क्लोजिंग फिनिश गुड्स। और इसमें भी हम एग्जामिनर को कह देंगे कि यूनिट्स देख लो जाके वर्किंग 1 से, और पर यूनिट कॉस्ट देख लो वर्किंग 2 से। अच्छा जी, आप देखें 5,000 यूनिट्स बने, एब्जॉर्प्शन का सवाल कर रहे हैं, कितने का? एक 22 का। तो 5,000 इंटू 22, इसी तरह ईयर 2 में 4,200 बने 26 वाले, 5,500 बने 30 वाले, 109,200, ईयर 2 का क्लोजिंग 600 यूनिट, ईयर 2 के 26 वाले, 400 ईयर 3 के 30 वाले, 15,600, 12 है जी।
यहां तक पहुंचे? अच्छा, यहां तक जो सोए हुए थे, अब बड़ी गहरी बात होने लगी। अब जागे मार्जिनल में ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है, इसमें सिर्फ ये चीजें शामिल है। मार्जिनल के अंदर सिर्फ हमने ये चीजें शामिल की, यानी मटेरियल, लेबर और वेरिएबल एफओएच इधर हमारे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में आ गए। फैक्ट्री का और खर्चा भी रह गया, कौन सा? फिक्स्ड एफओएच, वो भी माइनस कर दिया तो प्रॉफिट तक पहुंच गए। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल एफओएच वो इनके अंदर कवर हो गया, और फिक्स्ड एफओएच ये नीचे इधर माइनस हो गया। एब्जॉर्प्शन में इस 110, 109, 165 में डायरेक्ट मटेरियल भी है, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल एफओएच भी है और फिक्स्ड एफओएच भी है। लेकिन कितने हैं इस 110 से समझाता हूं। ये 110 कैसे कैलकुलेट किया? 5000 इंटू 22। मुझे एक काम ये कर दें कि 22 को तोड़ दें, 5000 इंटू 8, 5000 इंटू 7, 5000 इंटू 4, 5000 इंटू 3, 15000। ये ऐसे बना है 110। ये है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल, फिक्स्ड। मार्जिनल में क्या हुआ? मार्जिनल में ये हुआ कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल एफओएच इसके अंदर कवर हो गए, और जो फिक्स्ड एफओएच थे वो नीचे अलग से लेस हुए। लेकिन एब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के अंदर ही डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल एफओएच भी आ रहे हैं और फिक्स्ड एफओएच भी आ रहे हैं। लाइन का फर्क पड़ा। लेकिन यहां पर एक और मसला हुआ, ये एक्चुअल एफओएच फिक्स्ड आ रहे हैं, ये क्या है? ये अप्लाइड हो गए हैं। कैसे? क्योंकि OAR 3 रुपए पर यूनिट को यूनिट प्रोड्यूस से मल्टीप्लाई किया, तो जो आंसर आया वो अप्लाइड फिक्स्ड एफओएच आ गया है। जबकि सही प्रॉफिट जानना है तो एक्चुअल फिक्स्ड एफओएच होना चाहिए था। यहां पर ये रोला इसलिए नहीं बना क्योंकि यहां पर मार्जिनल में हम पर यूनिट कॉस्ट में ले ही मटेरियल, लेबर और वेरिएबल रहे थे, और फिक्स्ड एफओएच नीचे जाके टोटल ही माइनस किए थे। मार्जिनल का सवाल करते हुए कहीं 3, 4, 5 का इस्तेमाल था नहीं, क्योंकि मार्जिनल वालों के नजदीक ये कोई चीज है ही नहीं। मार्जिनल के नजदीक फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट तो नहीं होगा ना। ये तो कॉन्सेप्ट ही किसके लिए है? एब्जॉर्प्शन के लिए। तो मार्जिनल के तहत जब सवाल सॉल्व हो रहा था तो पूरे इसमें 3, 4, 5 का कोई काम ही नहीं था। मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स यानी 19, 22 और 25 इसके अंदर आ गए थे, और फिक्स्ड एफओएच जी आ गए थे, तो सही टोटल प्रॉफिट निकल आया। लेकिन एब्जॉर्प्शन करते हुए क्या हुआ? फिक्स्ड एफओएच की लाइन भी इसके अंदर आ गई। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि उसमें जो फिक्स्ड एफओएच आए वो एक्चुअल की बजाय अप्लाइड आ गए। यानी अभी इस वक्त जो कॉस्ट ऑफ सेल बनी है उसमें कौन से फिक्स्ड एफओएच शामिल हुए? अप्लाइड वाले। अभी इस वक्त जो जीपी निकला हुआ है उसमें कौन से फिक्स्ड एफओएच कंसीडर हुए में? अप्लाइड। तो ये सही जीपी तो नहीं है। सही जीपी तो तब निकलता जब एक्चुअल माइनस होते। तो चलो अब तो हो गया जो होना था, एडजस्ट कर लेते हैं। अब बताता हूं तीसरी वर्किंग, ओवर या अंडर अप्लाइड फिक्स्ड एफओएच। और ये बचपन में निकालते भी आए हैं, कैसे कैलकुलेट करें अप्लाइड और एक्चुअल का फर्क। लेकिन अब हम सिर्फ इस वक्त फिक्स्ड की बात कर रहे हैं। तो अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स जो कि निकला करते हैं OAR पर यूनिट इनटू यूनिट्स कौन से? प्रोड्यूस्ड। तो ईयर 1 में कितना अप्लाइड फिक्स्ड एफओएच? 3 रुपए इंटू 5000। ईयर 2 का अप्लाइड 4 रुपए इंटू 4200, 16। ईयर 3 5 रुपए OAR इंटू 5500। जबकि एक्चुअल फिक्स्ड एफओएच कितने हैं? 14200, 17700, 21200। अच्छा, इसमें ना पहले भी एक दफा बात हुई थी और बड़ी तसल्ली से हुई थी कि मसला ब्रैकेट विदाउट ब्रैकेट का नहीं है। अप्लाइड ज्यादा है तो ओवर अप्लाइड है, अप्लाइड कम है तो अंडर अप्लाइड है। बस वैसे ही हम जैसे अभी इस वक्त लिख रहे हैं, मैंने अभी जिस तरतीब से लिखा है, प्लस आ रहा है तो वो ओवर है, माइनस आ रहा है तो अंडर है। लेकिन ये कोई अंडर ओवर का प्लस माइनस तय नहीं है। अगर मैं इसको उलट लिख देता तो फिर प्लस माइनस चेंज हो जाता, लेकिन रहता वो फिर भी ओवर और अंडर अप्लाइड है। ओवर अप्लाइड कब है? जब अप्लाइड एक्चुअल से ज्यादा है, और अंडर अप्लाइड कब है? जब अप्लाइड कम है। तो ये अंडर ओवर अप्लाइड निकला है। अच्छा, जो ये नोट कर रहे हैं पहले कर लें, क्योंकि वो बात समझानी है तो फिर आपका ध्यान नहीं होगा, तो कर ले नोट।
इस 110 के अंदर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल एफओएच भी शामिल हैं और फिक्स्ड एफओएच भी शामिल हैं, लेकिन अप्लाइड वाले। जबकि सही प्रॉफिट तक पहुंचना है तो एक्चुअल वाले होने चाहिए थे। चलो अप्लाइड तो हो ही गए ना, अगर हम सिर्फ ये और एडजस्ट कर दें तो एक्चुअल में वो कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे 15,000 उसमें ऑलरेडी एक्सपेंस बन चुका, जबकि असल में 14,200 बनना चाहिए था, तो ज्यादा बन गया, प्रॉफिट कम आ गया। प्रॉफिट कम आ गया, क्यों कम आ गया? एक्सपेंस ज्यादा बन गया, जबकि असल में इतना है। तो वो जो प्रॉफिट कम आ गया उसको प्रॉफिट में ऐड कर देते हैं। तो इसके लिए अगर समझ फिर भी नहीं आया तो फार्मूला बना लेते हैं कि ओवर अप्लाइड को ऐड ही करेंगे और अंडर अप्लाइड को लेस कर देंगे। इसके लिए की थी वर्किंग 3, तो 800, 900 और 6300। दोबारा ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड लिखा हुआ है ना एब्जॉर्प्शन में, मार्जिनल में, इसमें 3 चीजें कवर्ड थी, मटेरियल, लेबर और वेरिएबल एफओएच। फिक्स्ड के लिए इधर नीचे अलग से हमें फिक्स्ड एफओएच माइनस करने पड़े थे। एब्जॉर्प्शन के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में ही चारों चीजें शामिल हो गई।
लेकिन जो फिक्स्ड शामिल हुआ वो OAR शामिल हुआ, और जब ये 30 और 26 और 22 प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई हुआ तो उसका जो रिजल्ट निकला, जो मैंने भी तोड़ के दिखाया था, वो एक्चुअल फिक्स्ड FOH की बजाय अप्लाइड फिक्स्ड FOH आ गया। ये मैं दोबारा तोड़ देता हूं। मटेरियल क्या लिखा हुआ था यहां 40, लेबर 35, वेरिएबल FOH 20,000, फिक्स्ड FOH 15। ये ऐसे 1-10 बना हुआ है। वो जो 22 को 5,000 से मल्टीप्लाई किया ना, अगर आप 5,000 को 8, 7, 4, 3 से अलग अलग करें तो ये वही 1-10 है। इसमें ये 15,000 एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड है या अप्लाइड? अप्लाइड, क्योंकि ये 15,000 बना कैसे? 3 रुपए इंटू 5,000, और उसका आंसर अप्लाइड होता है। तो अभी इस वक्त कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के अंदर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल FOH तो असली वाले आ गए, फिक्स्ड ओवरहेड अप्लाइड वाले आ गए। सही प्रॉफिट नहीं निकला हुआ। सही प्रॉफिट निकालने के लिए इन अप्लाइड का जो एक्चुअल से फर्क है वो फर्क एडजस्ट कर देते हैं, ताकि अब जो एडजस्ट करने के बाद प्रॉफिट निकले वो सही वाला प्रॉफिट निकला है। तो इसको यहां पर कह देते हैं एडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट। पचपन 800, 27 900, 37 200। और अब यहां से नेट प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए बस एडमिन सेलिंग माइनस करने हैं, जो कि वेरिएबल भी है, वो हम ऑलरेडी निकाल चुके, और फिक्स्ड भी है। बारह 500, 9,000, 14,250, 6,000, 7,000, 8,000। तो नेट प्रॉफिट आ गया 37,300, 14। अच्छा, इसकी ना मैं रिकंसिलेशन बिल्कुल बताऊंगा, लेकिन कल आपने अगर सुस्ती करनी है तो उसका मेरे पास इलाज नहीं है। लेकिन अगर वाकई आप इस चैप्टर में को आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने पांव पे खड़े होना चाहते हैं ना, तो इसी सवाल को एक दफा कम से कम दोबारा सॉल्व करें। 2 दफा कर लें तो और अच्छी बात। लेकिन ये नहीं है कि इसको देख के 5 दफा लिख के अब्बू से साइन करा के लाएं, इसको खुद सॉल्व करना है। क्योंकि मैंने अब कल परसों इसके कराने पास्ट पेपर्स, और ये सिर्फ सिंपल सा सवाल कराने का मकसद आपको सारी चीजें कैलकुलेट करवाना था। पास्ट पेपर में और बहुत सारे मसले होंगे, तो इसको आप कम से कम एक दफा खुद सॉल्व करेंगे तो पास्ट पेपर करने के काबिल है, वरना ये चैप्टर आया और गया और पता भी नहीं चलेगा। एड लेस क्यों किया या लिखा ही क्यों? क्या यस, 2 सवाल पूछे हैं। एड लेस क्यों किया? अभी इस वक्त हमने जब 22 को मल्टीप्लाई कर दिया 5,000 से, तो उसमें अप्लाइड वाले शामिल हो गए ना, यानी 15। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में 15,000 आ गया हुआ है, जबकि असल में फिक्स्ड FOH 14,200 है। तो ज्यादा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में शामिल कर दिया हमने या कम? ज्यादा, उससे प्रॉफिट कम आ गया। सही करना है प्रॉफिट को तो ऐड करना पड़ेगा, तो इस 800 को ऐड कर दिया। इसी सवाल को दोबारा करिएगा, तभी मैं कल पास पेपर्स, कल परसों तरसों के पास पेपर की प्रैक्टिस करानी है मैंने, तो वो तभी फायदा जब आपने इसको कम से कम एक दफा खुद सॉल्व किया। इसकी रिकंसिलेशन बतानी है, वो बता के कल इसकी पास पेपर की प्रैक्टिस कराता हूँ। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।